नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। क्योंकि हमारे सिलेबस में सीधे तौर पे कुछ स्कीम्स के नाम दिए हैं, उनका एक एनालिसिस करने के लिए कहा गया है। हमारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ साथ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी तैयारी में कि हम उसको कितना बखूबी निभा पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसी प्रकार स्मार्ट सिटी मिशन भी है ना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, परिचय से लेके चुनौतियों से लेके क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले परिचय। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे जून 2015 में 100 शहरों को बदलने के लिए शुरू किया गया था, है ना। ताकि जो स्मार्ट सॉल्यूशन है, स्मार्ट समाधान है, इसके अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक कोर बुनियादी ढांचा और स्वच्छ टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। यहाँ पे 100 सिटीज़, 100 शहरों का चुनाव हुआ, उनको स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ में डेवलप करने की ये पूरी योजना थी। इसका उद्देश्य था कि सतत और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। कोर बुनियादी ढांचा और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग, टिकाऊ और समावेशी विकास, कॉम्पैक्ट क्षेत्र नकल करने योग्य, ये कुछ ऐसे मॉडल जो था इसका उद्देश्य रहा। हालांकि ये योजना काफ़ी लंबे समय तक, मतलब अभी भी ये जारी ही है ना। बहुत सारे रुकावटों के साथ में ये एक मतलब काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट रहा। इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस भी हुए जो इस योजना की सफलता को भी दर्शा रहा है। साथ ही हम थोड़ा सा क्षेत्र आधारित विकास की अगर बात करें तो क्षेत्र आधारित विकास भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक तो है पुनर्विकास, है ना। जैसे जो बुनियादी ढांचे हैं, सुविधाएं हैं, उसमें सुधार लाना, पुनर्विकास, शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण करना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए भिंडी बाजार मुंबई, इस पूरे क्षेत्र को स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ में डेवलप कर देना, सड़कें चौड़ी हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए, है ना। वो सब भी है वीडियो के आगे लास्ट पेज पे, लास्ट जो हमारा वो रहेगा उस पर। रेट्रो फिटिंग ये क्या है? तो ये है मौजूदा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, है ना, ताकि उन्हें अधिक कुशल और टिकाऊ बनाया जा सके। तो ये पूरे स्थानीय क्षेत्र की बात है, जैसे अहमदाबाद का उदाहरण। और फिर ग्रीन फील्ड परियोजना, इसी की हम बात कर रहे थे, ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की। ये क्या है? तो स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है नए शहरी क्षेत्रों का विकास, है ना। उदाहरण के लिए न्यू टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी, इस प्रकार की ग्रीन फील्ड परियोजनाएं हैं, है ना। साथ ही पैन सिटी समाधान, पैन सिटी समाधान का मतलब है पूरी सिटी में जो, जैसे ई गवर्नेंस है, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ये पूरी शहर के लिए, है ना। ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, कौशल विकास या अन्य ऐसी जो आईसीटी की चीज़ें हैं उसके कार्यान्वयन की बात की जा रही है। साथ ही शासन की संरचना, इस पे क्या है, ये एक बहुत जानने का विषय हो जाता है। कभी भी आप किसी भी मिशन के बारे में पढ़ें, किसी भी अथॉरिटी के बारे में पढ़ें, तो उसकी संरचना कैसी है। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक नया शासन मॉडल अपनाया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक नौकरशाह या बहुराष्ट्रीय निगम के प्रतिनिधित्व के नेतृत्व में एक विशेष प्रायोजन वाहन बनाया गया था, है ना। तो इस प्रकार से जो इसकी संरचना है। और अगर थोड़ा सा जाने तो प्रत्येक शहर में एक सीईओ, जो भी शहर विकास हो रहा है जिसमें, उसमें एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का सीईओ होता है। वो नगर निगम का अधिकारी हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, वो कलेक्टर हो सकता है ना। इस प्रकार से एक अधिकारी वहाँ का सीईओ होता है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें स्मार्ट सिटीज़ मिशन की, तो शुरुआत में 2020 तक पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, है ना। 2015 से 2020 तक 5 वर्षों में उन 100 शहरों का पूरा विकास करने की योजना थी। मगर फिर जो है मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया गया, हमने बताया ना, एक्सटेंशन किया गया। वर्तमान समय सीमा जून 2024 निर्धारित की गई थी। फंडिंग पैटर्न की परिकल्पना सार्वजनिक निजी भागीदारी, मतलब पीपीपी मार्ग के माध्यम से की गई थी। ये एक बहुत जानने योग्य विषय है, थोड़ा सा निग्लेक्शन है इस मामले में। फंडिंग जान लीजिए कैसे हो रही है, पीपीपी आधारित है, अधिकतम, है ना। अधिकतम जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत वो पीपीपी मॉडल पर ही आधारित है ना। तो सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये उस पर आधारित है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं
जो देखने को मिल रही है। एक्चुअल में यहाँ ऊपर आना चाहिए था चुनौतियाँ, वो शायद कुछ इशू है। सबसे पहली चुनौती है परिभाषा में स्पष्टता का अभाव। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने स्थानीय संदर्भों और आकांक्षाओं के आधार पर विभिन्न अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए स्मार्ट सिटी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। ये बात सही है। आपको भी ये लगा होगा परिचय में कि स्मार्ट सिटी सही तौर पर बताया नहीं गया, तो ये एक बहुत बड़ी कमी आई। परिभाषा की अस्पष्टता संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करना और परियोजनाओं को प्राथमिकता देना चुनौतीपूर्ण बनाती है ना। और इसके माध्यम से क्या है, जो प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन है वो स्वयं भी सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं जो अधिकारी हैं स्थानीय, कि भाई ये किस प्रकार से होना है और कैसे होना है। तो यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिली, एक बड़ी चुनौती ये रही। ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण, ये भी है कि निर्णय लेने में निर्वाचित परिषदों की भूमिका को कम करके निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को दरकिनार किया जाना लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही के बारे में चिंता पैदा करता है। आप अगर थोड़ा सा भी जाने तो ये जाहिर बात है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, यहाँ तक कि सांसद, ऐसे इनके भी सुझाव ज़्यादा नहीं लिए गए और बहुत हद तक ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही। दोषपूर्ण शहर चयन प्रक्रिया, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आप भी शायद मानेंगे इस चीज़ को। प्रतिस्पर्धी आधार पर शहरों का चयन करने में भारत की विविध शहरी वास्तविकताओं की अनदेखी हुई। पश्चिम की तरह स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। योजना ने शहर के 1% से भी कम क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कई क्षेत्रों को विकास से बाहर रखा गया। जैसे चंडीगढ़ में पॉकेट सेक्टर 43 में 196 करोड़ रुपए का निवेश किया गया केवल एक सेक्टर में, और अन्य में उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये जो बातें हैं बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। अपर्याप्त निधि और दायरा, तो मैकिन्से की रिपोर्ट जो एक आई थी वो बताती है 2030 तक भारतीय शहरों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जैसे 9 वर्षों में करीब 1,65,875 करोड़ रुपए, है ना। अच्छा, 1,67,875 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कुल शहरी भारत व्यय का मात्र 0.027% है। शुरुआत में इससे 2020 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन इस मिशन को 2 बार बढ़ाया गया। अच्छी बात नहीं है वो, है ना। वर्तमान समय सीमा जून 2024 निर्धारित की गई, जो शहरों के शहरी विकास प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है। अब शासन संरचना के कौन कौन से मुद्दे हैं, ये भी चुनौतियां हैं, क्या हैं जानते हैं। देखिए, स्मार्ट शहरों के लिए बनाया गया विशेष प्रायोजन वाहन हमने जो बताया, ये मॉडल 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप नहीं था, जिसके कारण शासन संरचनाओं के बारे में शहरों की ओर आपत्तियां उठी, क्योंकि इसने जो है पारंपरिक शहर शासन संरचनाओं को दरकिनार कर दिया। पीपीपी मिशन का एक महत्वपूर्ण चालक होने के बावजूद इस मार्ग से 5% से अधिक धन नहीं आया था। अब ये क्या था, मतलब एक स्मार्ट सिटी में कौन कौन से किस प्रकार के स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ग्रीवेंस रिट्रीवल, ये है ई गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज की बात। तो कौन कौन सा है ना। वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग होगी, सिटीजन के लिए सिटीज़ आइज एंड ईयर्स होंगे, सिटीजन एंगेजमेंट होगा, ग्रीवेंस रिट्रीवल होगा, शिकायतों का निराकरण, इस प्रकार से। वेस्ट मैनेजमेंट की बात थी तो वेस्ट टू एनर्जी एंड फ्यूल होगा, वेस्ट टू कंपोस्ट होगा, वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड होगा, है ना। रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन होगा, CND वेस्ट का जो निर्माण एवं विध्वंस का वेस्ट है उसका। वाटर मैनेजमेंट की बात थी तो स्मार्ट मीटर्स होंगे, उसका मैनेजमेंट होगा, लीकेज आइडेंटिफिकेशन होगा, इस प्रकार से वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी। एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी और अदर जो चीज़ें थी, ऐसी बातें कही गई थी। और ये तो थी ही किस बातें, मगर इसके साथ साथ और भी अगर कोई स्मार्ट सॉल्यूशंस एरिया बेस्ड लगता है वो भी गवर्नमेंट फंड करेगी, तो बहुत बड़ी बात थी, है और निरंतर जारी है। बहुत हद तक तो सफल नहीं बोला जा सकता, परंतु हाँ, कार्य चल रहा है ना। स्मार्ट सिटीज़ का कार्य अभी भी चल ही रहा है, तो ये एक ज़रूर बात है। बाकी यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।